नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जम्मू कश्मीर में नया दौर शुरू हो चुका है और इस नए दौर के कप्तान हैं उमर अब्दुल्ला। जी हां, शपथ ग्रहण संपन्न हुआ और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उमर अब्दुल्ला के मिलने की तैयारी है। पहली कैबिनेट बैठक भी हो गई और पहली बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया उसको लेकर चर्चा है और जो प्रस्ताव उन्होंने पास किया वही प्रस्ताव लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। जी हां, क्या कुछ प्रस्ताव है और कैसे पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर हैं। अभिषेक, क्या कुछ लग रहा है जो प्रस्ताव पास किया गया, वो पहले वो प्रस्ताव बताइए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि उमर अब्दुल्ला जो जिस स्थिति में है, शपथ लेने की स्थिति में जो आए, वो क्यों आए। पहला कारण था कि आप 370 को बहाल करने की मांग करेंगे, केंद्र सरकार से कहेंगे, और दूसरा था कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात जम्मू कश्मीर को करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से यह पहले ही साफ कर दिया गया है कि स्थिति जम्मू कश्मीर की जैसे ही सामान्य होगी तो स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरीके से जम्मू संभाग में लगातार टारगेट किलिंग की गई, आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, आतंकियों के हमले हुए, उसकी वजह से यह देरी हुई। वरना मुझे उम्मीद थी कि चुनाव से पहले स्टेटहुड का दर्जा दिया जा सकता था जम्मू कश्मीर को। अब यहां समझिए कि जैसे ही बहुमत मिला, सरकार में आए, शपथ लेने से पहले उमर अब्दुल्ला के सुर बदल गए। सुर ये बदल गए कि जो उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि हम 370 की बहाली करवा कर रहेंगे या मांग करेंगे केंद्र सरकार से, वो पलट गए एकदम से 360 डिग्री वो पलट गए। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ मिलकर हम काम करेंगे। जिस सरकार ने ये हटाई है धारा 370, वो सरकार कैसे इसको बहाल कर सकती है, तो हम ऐसी कोई मांग नहीं करेंगे। अब वो जो डैमेज हुआ है, अब आपने वोट तो उस नाम पर ले लिया, लेकिन वो फैसला आप करने वाले नहीं है, तो उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए जैसे ही मंत्रिमंडल इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इनके 5 और मंत्रियों ने शपथ ली, तुरंत ही ये मीटिंग बुलाई गई कैबिनेट की और इसमें एक प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में यह लिखा गया है कि केंद्र सरकार के नामे प्रस्ताव है कि आप जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दें, पूर्ण राज्य का दर्जा दें। आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटाई गई थी तो जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। और अब हालांकि मैं पहले बता चुका हूं कि केंद्र सरकार इस बात को पहले ही कह चुकी है, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुनवाई इसकी चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है इस काम को करने के लिए कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर देगी। अब ये जो विधेयक है, ये पहले राज्यपाल को सौंपा गया। राज्यपाल को सौंपने के बाद ये जो प्रस्ताव है, माफ कीजिएगा, विधेयक नहीं, प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार के पास जाएगा। केंद्र सरकार उसे देखेगी और फिर उस पर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा वो लेगी। लेकिन ये जरूरी क्यों है, पूर्ण राज्य दर्जा जरूरी क्यों है? आप जानते हैं कि दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और लगातार केंद्र की लड़ाइयां चलती रही कि एलजी के पास ज्यादा पावर है। और केंद्र सरकार भी अक्सर कानूनों में, संविधान में प्रस्ताव, विधेयक संशोधन करने के बाद इनकी पावर्स को लगातार कम करती रही है और एलजी को पावर्स लगातार ज्यादा देती रही है। यही काम है जम्मू कश्मीर में भी। एलजी मनोज सिन्हा के पास वहां एक मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर्स हैं। अभी अगर मुख्यमंत्री कोई भी काम करेंगे, कोई भी योजना लागू करेंगे, सब कुछ उन्हें सलाह लेनी पड़ेगी मनोज सिन्हा से। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर को दर्जा मिल जाता है पूर्ण राज्य का, तब वैसा नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। और उमर अब्दुल्ला यही चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके पूरी की पूरी कमान जम्मू कश्मीर की उनके हाथ में आए और जो डैमेज हुआ है घोषणा पत्र में 370 को लेकर, उसको जल्द से जल्द वो कंट्रोल कर सके। बिल्कुल, स्टेटहुड की बात को लेकर वो अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो ड्राफ्ट सौंप सकते हैं जो कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आए हैं। जैसे अभिषेक ने बताया कि कैबिनेट की जो पहली मीटिंग हुई, अब्दुल्ला ने पहले ही कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम स्टेटहुड को लेकर प्रस्ताव पास कर देंगे। लेकिन प्रस्ताव पास करने से ही सब कुछ हल नहीं हो जाएगा, क्योंकि मामला अभी आगे भी जाना है, सदन तक जाएगा। इसके अलावा फिर आपको कानून में संशोधन करना पड़ेगा, फिर आपको लोकसभा के पटल पर इसे रखना होगा, राज्यसभा के पटल पर रखना होगा, दोनों जगह से पास होगा, तब जाकर कहीं पूरा, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर अभी से भी इसमें काम करेंगे तो भी रोहित, उम्मीद है कि 6 महीने साल भर तो कम से कम इसमें लग ही जाएंगे। बिल्कुल। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी 2001 में, उमर अब्दुल्ला मंत्री रह चुके हैं
राज्य मंत्री का दर्जा, राज्य मंत्री प्राप्त दर्जा जो है रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला। तो कहीं ना कहीं एक पुरानी बॉन्डिंग है उमर अब्दुल्ला या फिर फारूक अब्दुल्ला की प्रधानमंत्री मोदी के साथ लगा लीजिए या फिर बीजेपी के साथ लगा लीजिए, क्योंकि पुराने सहयोगी रहे हैं। लेकिन अब समझना यह होगा कि उमर अब्दुल्ला इतनी जल्दबाजी कर क्यों रहे, क्योंकि पीडीपी भी लगातार हमलावर है, इंजीनियर राशिद लगातार हमलावर है इसी मुद्दे को लेकर। यहां तक कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं दबे सुर में कह रही है कि स्टेटहुड का मामला नहीं छोड़ना, भले वो सरकार में शामिल नहीं हुए हैं। नहीं, स्टेटहुड का दर्जा नहीं, कांग्रेस पार्टी की अलग मांग है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जो उनके घोषणा पत्र में था 370 बहाल करेंगे, उसको करवाइए, क्योंकि जब 2019 में यह धारा 370 हटाई गई थी तो आप यकीन नहीं करेंगे रोहित, बीजेपी के साथ ज्यादातर पार्टियां खड़ी थी, वामपंथियों की जो पार्टियां हैं वो भी खड़ी थी, लेकिन सिर्फ 3 ही पार्टियां ऐसी थी जो इसके विरोध कर रही थी। उसमें पीडीपी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस थी। कांग्रेस ने जो चुनाव प्रचार किया अपना, वो भी इसी मुद्दे पर किया कि हम 370 को बहाल करने की मांग केंद्र सरकार से करेंगे और करवा कर रहेंगे, जिस तरह की राहुल गांधी कहते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां पर यह समझना होगा कि जो मंजूरी कैबिनेट में दी गई है उसके बाद की कानूनी प्रक्रिया क्या है, उससे कुछ हल नहीं होने वाला है। एक बार आपको समझा देता हूं कि प्रस्ताव को उमर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके बाद उपराज्यपाल के पास इस प्रस्ताव को भेजना होगा। उपराज्यपाल फिर केंद्र सरकार को भेजेंगे, आगे का निर्णय केंद्र सरकार करेगी। पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए केंद्र सरकार ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव की प्रक्रिया कर सकती है। इसके अलावा पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए संसद में एक कानून पारित कराना होगा, पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करना होगा और यह बदलाव संविधान की धारा 3 और 4 के तहत होगा। राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नए कानून बदलावों का अनुमोदन जरूरी होगा, यानी संसद में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना जरूरी है। मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद राष्ट्रपति इस कानूनी बदलाव की अधिसूचना जारी करेंगे, तब जाकर कहीं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। यह जो इतना बड़ा प्रोसेस है, अब से जो हम बात कर रहे थे, पहली बात तो सदन में ही मुश्किल लग रहा है कि इसके समर्थन में सब आ जाएंगे। भले 240 हैं बीजेपी के पास, लेकिन अगर देखें तो 292 तो खुद है और उसके बाद भी तमाम ऐसे हैं जो कि उनको सपोर्ट करेंगे, भले उनके साथ नहीं, उनके विपक्षी हैं। तो बहुत मुश्किल है कि सदन में ही पहले ये पारित करवा लें। मुझे तो लग रहा है कि सदन में ही मामला फंस जाएगा, राष्ट्रपति तक तो दूर की बात है। नहीं, सदन में मामला इसलिए नहीं फंसेगा रोहित, क्योंकि वहां जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि स्टेटहुड का दर्जा हमसे छीन लेना, कहीं ना कहीं हम घुटन में जी रहे हैं। और केंद्र सरकार अगर इसकी खिलाफत कर रही होती कि हम स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं देंगे, सिर्फ उनकी शर्त यह है कि स्थिति जब तक सामान्य नहीं होती तब तक हम स्टेटहुड का दर्जा नहीं देंगे। यहां 2 चीजें और समझने वाली हैं रोहित। पहली तो ये कि अक्सर उमर अब्दुल्ला या अब्दुल्ला परिवार पर आतंकवादियों को पालने पोसने का या फिर इस तरीके के आरोप लगते रहे। हालांकि वो आरोप कितने सही हैं गलत हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहेगी। वो स्थिति दिखाने के लिए कि जम्मू कश्मीर की स्थिति अब ठीक है, बेहतर है, अंडर कंट्रोल है, यहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जल्द से जल्द स्टेटहुड का दर्जा दें। दूसरी बात यह कि अगर स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिल जाता है तो क्या जिस तरीके से मैनिफेस्टो में जो लिखा उमर अब्दुल्ला ने और शपथ लेने से पहले वो जो गिरगिट की तरह पलटे कि हम बहाल नहीं करवाएंगे, केंद्र सरकार से इस बारे में बात नहीं करेंगे, और जब स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है क्या तब एक बार फिर वो पलटते हैं और फिर उसी सुर में बात करते हैं? क्योंकि कश्मीर की राजनीति में आपको यह समझना होगा कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जितना कट्टर बोलेंगे, जितना उल्टा सीधा बोलेंगे, कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर के जो वोटर हैं, बिल्कुल वो आपका साथ उतना ही ज्यादा देंगे। बिल्कुल। अब से जो जिक्र कर रहे हैं कि अगर 300 पहले स्टेटहुड अगर मिल जाता है पूर्ण राज्य का दर्जा, तो क्या उमर अब्दुल्ला फिर से बोलना शुरू कर देंगे उसी तरीके जैसे पहले बोल रहे थे? तो उसके पीछे के कुछ कारण समझिए, क्योंकि अगर स्टेटहुड मिलता है तो उसके साथ बहुत कुछ मिलेगा उमर अब्दुल्ला को। राज्य की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था और समवर्ती सूची के मामले में कानून बनाने का पहली बात तो पूरा का पूरा अधिकार उमर अब्दुल्ला को मिल जाएगा। सरकार कोई वित्तीय बिल पेश करेगी तो उसे उपराज्यपाल की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से बिल पेश कर सकेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाएगा, यानी ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उमर अब्दुल्ला के हिस्से में आ जाएगा। तो अगर ये 4-5 बड़ी चीजें, पुलिस अगर कंट्रोल में आ जाती है, पुलिस हाथ में आ जाती है, जिसके लिए केजरीवाल लड़ते रहते हैं, अगर वो उमर अब्दुल्ला के हाथ में आई, फिर सभी नियम कानून बनाना अगर उमर अब्दुल्ला के हाथ में आया, इसके अलावा जो जेल में कैदी बंद हैं जम्मू कश्मीर में, उन्हें भी छोड़ने
का फैसला उमर अब्दुल्ला कर सकेंगे। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला तो फिर ताकतवर हो जाएंगे, और क्या केंद्र सरकार चाह रही है कितनी ताकत उनके पास जाए। और अगर मुझे जो लास्ट पॉइंट है कि अगर जेल से कैदियों को रिहा करने की ताकत मिल जाती है उमर अब्दुल्ला के लिए, तो ये तो देश के लिए मुझे खतरा दिखता है, क्योंकि बहुत खूंखार वहां पर लोग बंद हैं। अभिषेक, देखिए, जमानत तो इंजीनियर राशिद को भी मिली थी लोकसभा चुनाव से पहले। वो एक आतंकवाद के आरोप में आतंकवादी घोषित कर दिए गए हैं। उस आरोप में वो जेल में बंद है, हालांकि अभी साबित तो नहीं हो पाया है। चुनाव भी लड़े, उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया भी। उसके बाद विधानसभा चुनाव आया और कहीं ना कहीं इंजीनियर राशिद ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले ही मैच फिक्स कर लिया था उमर अब्दुल्ला के साथ, कि आपको इंजीनियर राशिद पहले भी हरा चुके हैं, और इस बार अगर वो ढंग से चुनाव प्रचार करते हैं तो कहीं ना कहीं अब्दुल्ला परिवार की जो जमीन है वो खिसक सकती है। और देखिए, जो आपने कहा कि आतंकवादियों की रिहाई की जा सकती है, ऐसी चीजें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी डाली थी। पाकिस्तान के साथ ट्रेड एलओसी व्यापार शुरू करने की बात हो, पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की बात हो, या फिर जो आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद हैं उनके परिवारों को मुआवजा देने की, सरकारी नौकरी देने की बात हो, या जो आतंकवादी बंद हैं भारत सरकार की नजर में जेलों में उन्हें छोड़ने की बात हो, ये सारी चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने घोषणा पत्र में दिखा चुका है कि हम ऐसा करेंगे। और अगर स्टेटहुड का दर्जा मिलने के बाद वो करते हैं तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, उसी जनता ने चुनकर उन्हें भेजा है। लेकिन ऐसे में तमाम सवाल है कि क्या केंद्र सरकार इतनी जल्दी मान जाती है। भले उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आ रहे हैं, 2 दिन में दिल्ली में होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव स्टेटहुड को लेकर पास किया गया है उसका ड्राफ्ट प्रधानमंत्री को वो सौंपेंगे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे अगले 5 साल तक जम्मू कश्मीर की राजनीति किस तरीके से चलती है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र पर सबका फोकस होता था राजनीति को लेकर, लेकिन अगले 5 साल तक जम्मू कश्मीर पर सबसे ज्यादा नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल जंग है स्टेटहुड की पहली, उमर अब्दुल्ला और केंद्र की, उसके बाद देखा जाएगा कि 370 पर क्या कुछ सोचते हैं उमर अब्दुल्ला। फिलहाल अब तक इस चर्चा में जुड़ने के लिए और विस्तार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप दर्शकों की बारी है वीडियो को शेयर करने की, लाइक करने की, चैनल को सब्सक्राइब करने की, साथ में कमेंट में यह बताइएगा क्या पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दे दिया जाना चाहिए, और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।